हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी वाला। स्वागत है वीकली पॉलिटी के करंट अफेयर्स में। इस हफ्ते में जो आपने करंट अफेयर्स अखबार में देखे और हमारे हिसाब से जो पॉलिटी के एंगल से जो इंपॉर्टेंट न्यूज बन रही हैं, तो हम एक बार उनका राउंड अप करेंगे। इस वीक में आए हुए 4-5 जो इश्यूज आए हैं, तो भैया एक एक करके जल्दी देखते हैं। सबसे पहला, आर्टिकल 142 जो सुप्रीम कोर्ट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स देता है टू डू कंप्लीट जस्टिस। अब ये चर्चा में क्यों आया? एक केस था, तो डिवोर्स के ऊपर केस था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो डायरेक्टली वो डिवोर्स दिलवा सकते हैं एक कपल को जो अंडर प्रोसेस हैं डिवोर्स के। अब कैसे 142 का आह्वान कैसे किया सुप्रीम कोर्ट ने? तो एक बार आप पहले जरा ये देखो जो हुआ। 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने, 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनी थी। एक होती है सिंगल जज बेंच, एक होती है डिवीजन बेंच, फिर आती है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। तो ये है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुप्रीम कोर्ट की। इन्होंने बोला मंडे को कि भैया हमारे पास है प्लेनरी पावर्स। प्लेनरी पावर्स मीनिंग एब्सोल्यूट पावर्स। प्लेनरी मींस एब्सोल्यूट। तो इन्होंने कहा कि हमारे पास आर्टिकल 142 का एक अधिकार है, जिसका मतलब है कि हम कुछ भी कर सकते हैं टू डू कंप्लीट एंड फेयर जस्टिस। तो इन्होंने बोला कि कंप्लीट जस्टिस अगर हम करनी है अंडर आर्टिकल 142, तो टू डिसॉल्व अ मैरिज, किसी मैरिज को भंग करना, किसी शादी को भंग करना, ऑन द ग्राउंड दैट इट हैड ब्रोकन डाउन इररिट्रीवेबली। अगर कोई शादीशुदा कपल जो डिवोर्स के लिए गया है किसी कोर्ट में, और कोर्ट इस बात से सेटिस्फाई हो जाए कि भैया मैरिज को वापस बचाने का कोई अवसर नहीं है, कोई मौका नहीं बचा है, और किसी भी तरीके से ये मैरिज रुकने वाली है नहीं, ये कपल अब अलग होके ही मानेंगे, अलग होके ही इनको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और इनका आर्टिकल 21 इनका सुरक्षित रहेगा, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो भैया विदाउट रेफरिंग द पार्टीज टू अ फैमिली कोर्ट, आपको पता है या मैं अभी आगे बताऊंगा कि डिवोर्स लेने की प्रक्रिया इंडिया में आसान नहीं है। अब क्योंकि इंडिया एक बहुत ही कल्चरली प्रोटेक्टेड स्टेट रहा है, हमारे यहाँ फैमिली वैल्यूज है, हमारे यहाँ डिवोर्स को बहुत अच्छे नजरों से नहीं देखा जाता है, तो हमारे यहाँ डिवोर्स लेना कोई बहुत इजी टास्क नहीं है। अब तो एक बार फैमिली कोर्ट पे जाना पड़ता है, फिर उसके बाद 6 महीने से 18 महीने तक का एक पीरियड होता है जिसमें आप प्रोसेस करते हो। पहले आपको कोर्ट ऑर्डर लेना पड़ता है फॉर म्यूचुअल सेपरेशन। आसान काम नहीं है डिवोर्स लेना। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया हम फैमिली कोर्ट को रेफर किए हुए बिना भी हम कपल का शादी भंग कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 142, क्योंकि वी हैव प्लेनरी पावर्स, वी हैव एब्सोल्यूट पावर्स। तो ये बात बोली गई, विदाउट रेफरिंग द पार्टीज टू अ फैमिली कोर्ट वेयर दे मस्ट वेट 6 to 18 months फॉर अ डिक्री ऑफ डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। ठीक है, ऐसा होता है पार्टीज को अगर म्यूचुअली अगर डिवोर्स लेना होता है तो वो जाते हैं फैमिली कोर्ट में एक जज के सामने, फिर उनकी काउंसलिंग भी होती है, फिर उनके साथ एक काउंसलर बैठता है जो दोनों पक्षों की बातें सुनता है, कोई मिडिल ग्राउंड ढूंढने की कोशिश होती है, बहुत सारी बातें होती हैं। तो इस पावर के एक्सरसाइज में सुप्रीम कोर्ट ने वेव कर दिया वो मैंडेटरी 6 months का वेटिंग पीरियड जो होता है फॉर डिवोर्स अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट। ये याद रखना है आपको, हिंदू मैरिज एक्ट। हमारे हिंदू धर्म की जो शादियां होती हैं, शादियां जो टूटती हैं और जो इनहेरिटेंस होती है, तो हर चीज हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से गवर्न होती है हमारे यहाँ। ये पर्सनल लॉ है हिंदूज का। मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ होता है, ऐसे ही और भी होते हैं। तो एंड अलाउ फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ irretrievable breakdown even if one of the parties was not willing। अगर कोई एक पार्टी भी मानने को तैयार नहीं है कि मैं डिवोर्स नहीं दे रहा, तब भी अगर शादी का पोजीशन सिचुएशन ये है कि भैया कोई ग्राउंड नहीं बच पा रहा है, किसी तरीके से मैरिज इज नॉट गोइंग टू सस्टेन, मैरिज कैन नॉट बी सैल्वेज्ड। कैन नॉट, ये वर्ड्स हैं, ये आपको आंसर में लिखने पड़ेंगे। कैन नॉट बी सैल्वेज्ड मतलब इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो बचाया जा सके। ठीक है, कैन नॉट बी सैल्वेज्ड, तो सैल्वेजिंग मतलब कुछ ना कुछ जो बचा खुचा हो काम का वो निकाल लिया जाए। तो व्हेन मैरिज कैन नॉट बी सैल्वेज्ड, किसी भी तरह नहीं हो सकता है, तो हमारे यहां हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार वी हैव द अलाउंस टू डिसॉल्व द मैरिज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ irretrievable ब्रेकडाउन। irretrievable ब्रेकडाउन मीनिंग मतलब देयर इज नो पॉइंट, नो वे ऑफ सेविंग, नो वे ऑफ सेविंग द मैरिज। ये हुआ। ठीक है, अब एक बार मुझे जरा करंट प्रोसीजर आपको बताना है वो क्या होता है। तो हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 13B
क्या कहता है? ये कहता है दैट आई विल प्रोवाइड फॉर द डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, दोनों की सहमति के साथ। बोथ पार्टीज टू द मैरिज मस्ट टुगेदर फाइल अ पिटिशन टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑन द ग्राउंड दैट दे हैव बीन लिविंग सेपरेटली। हम अलग अलग रह रहे हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 ईयर और मोर, चाहे कोर्ट ऑर्डर हो चाहे ना हो, पर अगर हम अलग अलग रह रहे हैं, फिर उसके बाद हम जाएंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हम कहेंगे कि साहब हम दोनों पार्टीज अलग अलग रह रहे हैं, अब हमको प्लीज आप एक फॉर्मली हमको तलाक दिलवा दीजिए ताकि हम अपना अपना जीवन यापन कर सकें। ठीक है? दैट दे हैव नॉट बीन एबल टू लिव टुगेदर एंड दैट दे हैव म्यूचुअली एग्रीड दैट द मैरिज मस्ट बी डिसॉल्व्ड। दोनों ने तय कर लिया, अगर मेरे स्पाउस ने यह तय कर लिया कि मुझे अलग रहना है, तो वो अलग रह सकते हैं, उनके पास पूरा अधिकार है। 1 साल से ज्यादा का समय हो जाएगा, देन आई एंड द स्पाउस will together go to the district court and we will together say कि sir we want to live separately, तो we want to get out of this marriage। तब ये चीज हो सकती है। ये 1955 का हिंदू मैरिज एक्ट ऐसे 13B के अंदर ऐसे प्रोवाइड करता है कि भाई डिवोर्स ऐसे होगा। इतने आसानी से नहीं कि आज सुबह उठे और परसों डिवोर्स ले आए, नहीं। फिर 13B का क्लॉज 2 देखो आप, द पार्टीज मस्ट मूव अ सेकेंड पेटिशन, सेकेंड मोशन बिफोर द कोर्ट। अब पहला मोशन हो चुका है, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए हैं, नॉट अर्लियर देन 6 months आफ्टर द डेट ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द फर्स्ट पेटिशन। पहला पेटिशन हो चुका है, उसके बाद 6 महीने के बाद, नॉट अर्लियर देन 6 months, 6 महीने और रुको, फिर आप उसके बाद एक सेकंड मोशन लेके आओ, और 6 मंथ के बाद और 18 महीने से पहले, नॉट लेटर देन 18 months। फिर आपके पास 6 महीने और 18 महीने के बीच का पीरियड है। पहला मोशन आपने डाल दिया था, फिर सेकंड मोशन डालोगे आप 6 महीने से 18 महीने के बीच में, 6 महीने से 1.5 साल के बीच में, वही बोलने के लिए, ठीक है। आफ्टर द सेट डेट इफ द पेटिशन इज नॉट विड्रॉन इन द मीन टाइम। ये भी तो हो सकता है हम पेटिशन विड्रॉ कर लें, क्या पता कोई ऐसी रजामंदी हो गई, क्या पता कोई पैसे का लेना देना ऐसा हो गया, क्या पता किसी तरह सेटलमेंट हो गया एंड वी सेड कि नहीं हम डिवोर्स नहीं ले रहे, वी वांट टू सस्टेन दिस मैरिज। तो हो सकता है आपको मैरिज अपने वही वापस लेनी पड़े, आप ले सकते हो वो पेटिशन कि साहब हमने अब हमारा मूड चेंज हो गया है। तो दिस मैंडेटरी 6 month wait is intended to give the parties time to reconcile, time to withdraw their plea। क्या आप हो सकता है प्ली वापस ले लो, अपना रिकंसिलिएशन कर लो, दोनों साथ में बैठ के काउंसलर की हेल्प से, फैमिली कोर्ट की मदद से आप एक बार सुन लो और शायद आपके बात समझ में आ जाए कि साहब मैरिज को डिसॉल्व नहीं करना चाहिए। देयर आफ्टर अगर ये हो जाता है, द कोर्ट शैल ऑन बीइंग सेटिस्फाइड, हर चीज सुनना ध्यान से, ऑन बीइंग सेटिस्फाइड आफ्टर हियरिंग द पिटिशन पार्टीज एंड आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी एज इट थिंक्स फिट। हो सकता है कोर्ट को सेटिस्फेक्शन ना हो, फिर वो किसी काउंसलर को, किसी एनजीओ को, किसी ऐसे ग्रुप को डेलीगेट करे ये काम कि यस प्लीज गो इनटू दिस मैटर, इंक्वायर वेदर द फैक्ट्स दे आर सेइंग आर करेक्ट और नॉट। ठीक है, तब वो भेज देंगे अपने किसी इंक्वायरी ऑफिसर को, एंड दैट इंक्वायरी ऑफिसर विल हैव एक्सपर्टीज ऑन दिस मैटर, और वो बताएगा कोर्ट को कि हाँ सर आई हैव दीज फाइंडिंग्स, और ये फाइंडिंग है मेरे पास, नाउ आई थिंक कि कोर्ट इज सेटिस्फाइड, नाउ आई थिंक विद ऑल दिस इंफॉर्मेशन कोर्ट विल बी सेटिस्फाइड एंड आप आगे प्रोसीड कर सकते हो इनके मसले के ऊपर। सो एज इट थिंक्स फिट दैट द एवरमेंट्स मीन्स एलिगेशन, आरोप लगाना, एलिगेशन, ठीक है, एलिगेशंस इन द पेटिशन आर ट्रू पास अ डिग्री ऑफ डिवोर्स, फिर वो डिवोर्स देंगी, डिक्लेयरिंग द मैरिज टू बी डिसॉल्व्ड विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्री। उस दिन से जब कोर्ट सेटिस्फाई हो जाएगी और कोर्ट एक डिग्री ऑफ डिवोर्स पास कर देगी कि हाँ यस वी ग्रांट यू द डिवोर्स एंड दैट डिवोर्स विल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ दैट ऑर्डर दैट इज पास्ड, ये होगा। नाउ मॉडिफिकेशन देखो, अब मॉडिफिकेशन क्या हुआ है, a petition for divorce by mutual consent can be moved only after an year of the marriage, उसके पहले नहीं, 1 साल के बाद, ठीक है। However, section 14 of the HMA, same Hindu Marriage Act, allows a divorce petition sooner in case of an exceptional hardships to the petitioner or of exceptional depravity on the part of the respondent। 2 लोग होते हैं, एक जो कोर्ट में, ये कोर्ट है, तो जो कोर्ट में पहले आता है, जो पेटिशन डालता है वो होगा पेटिशनर, ठीक है। वो जाके बोलेगा कि सर आई एम एग्रीव्ड
या मैं दुखी हूं, ये कोर्ट है हमारी। फिर कोर्ट एक रिस्पॉन्स मांगेगी दूसरी पार्टी से कि सर इनके आरोप ये हैं, आपको क्या लगता है, तो ये होंगे रिस्पोंडेंट। बात आ गई समझ में? ओके। सो अगर कोर्ट के पास ऐसी पिटीशन आती है कि एक्सेप्शनल हार्डशिप हो रही है टू द पिटिशनर, पिटिशनर इज वेरी वेरी एग्रीव्ड, पिटिशनर कह रहा है कि सर मेरे साथ बहुत दुर्व्यवहार हो रहा है, मेरी लाइफ हेल हो गई है, मैं घर नहीं जाना चाहता हूं, मेरे साथ बहुत अन्याय हो रहा है, तब या फिर या तो ऐसा केस हो, या फिर एक्सेप्शनल डिप्राविटी ऑन द पार्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट, या जब पिटिशनर कहे साहब बहुत 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 दुख है, और क्यों दुख है, क्योंकि द रिस्पोंडेंट इज वेरी वेरी डिप्रेव। डिप्रेव वर्ड का मीनिंग होता है बहुत क्रूड टर्म्स में वेरी बैड, वेरी बैड बिहेवियर, वेरी बैड बिहेवियर। ओके ठीक है, ये भी हो गया। तो कोर्ट ने कहा कि हम ऐसे केसेस में हम भैया 1 साल के अंदर पिटिशन सुनेंगे, हम भैया उस पिटिशन को एक्सेप्शनली सुनेंगे और सूनर सुनेंगे, उसको जल्दी सुनेंगे, ठीक है। अब वेवर ऑफ 6 months वेटिंग पीरियड अंडर सेक्शन 13B2, जो 13B अभी जो हमने पिछली स्लाइड में देखा, जो 13B क्लॉज 2 में जो 6 महीने का वेटिंग पीरियड दिया हुआ है, कैन बी सॉट इन एन एग्जेम्पशन एप्लीकेशन फाइल्ड बिफोर द फैमिली कोर्ट। आप ले सकते हो उसको, ठीक है, कि भैया 6 महीने का वेटिंग पीरियड है, उसको जल्दी हमारा करवा दो। नाउ अगला चीज देखो, 2021 रूलिंग में बोला था अमित कुमार वर्सेस सुमन बेनीवाल केस में, सुप्रीम कोर्ट सेड कि वेयर देयर इज अ चांस ऑफ रिकंसिलिएशन हाउएवर स्लाइट, अगर चांस है रिकंसिलिएशन का भले ही कितना भी कम, द कूलिंग पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ डिवोर्स शुड बी इन्फोर्स्ड। अगर चांस है तो भैया कूलिंग पीरियड 6 महीने का इन्फोर्स कराओ फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द डिवोर्स पिटिशन। हाउएवर अगर इफ देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिकंसिलिएशन, अगर कोई मौका है ही नहीं किसी भी तरह मैरिज को रोकने का, बचाने का, तो भैया इट वुड बी मीनिंगलेस टू प्रोलॉन्ग द एगोनी। फिर कोई सेंस नहीं बनता है किसी पेटिशनर की सफरिंग को, पेटिशनर की एगनी को, एगनी मींस सफरिंग, सफरिंग। तो अगर आपको दिख रहा है कि कोई चांस नहीं है मैरिज बचाने का, मैरिज सैल्वेज करने का या रोकने का, सस्टेन करने का, तो कोई पॉइंट नहीं है उस एगनी को, उस सफरिंग को प्रोलॉन्ग करना ऑफ द पार्टीज टू द मैरिज, कि वो शादी से खुश नहीं है तो क्यों क्यों 6 महीने का उनको हम एक वेटिंग पीरियड दें, क्यों उनको ऐसा बोलें कि साहब अभी रुको, शायद हो सकता है बात मान जाओ, जब बात रुकने वाली है ही नहीं, कोई सुनने को तैयार नहीं है, दोनों में से अड़े हुए हैं कि साहब लाइफ जीनी है, आगे बढ़ना है, अपना जीवन यापन करना है, पर दिस 6 months 18 months का पीरियड जो है ये हमें बांधे हुए है, ये हमारी एगनी बढ़ा रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, तो इसको सेटल करो, सॉल्व करो, जल्दी आगे बढ़ो। नाउ द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ डिग्री ऑफ डिवोर्स इज ऑफन टाइम कंज्यूमिंग, ये होता ही है, टाइम कंज्यूमिंग एंड लेंदी owing to a large number of similar cases pending before family courts। ऐसा तो है नहीं कि अकेला कोई नायाब केस आया है हमारा, ऐसे हजारों सैकड़ों करोड़ों केसेस पड़े हुए हैं जो फैमिली कोर्ट्स में हैं, जो ऐसी ही बातें करते हैं कि भैया डिवोर्स, अलग, सेपरेशन, शांति, लोग यही चाहते हैं। नाउ 142 आर्टिकल को मैंने आपको पढ़ाया भी है, मैं फिर से एक बार आपको बताना चाह रहा हूं। 142 प्रोवाइड्स डिस्क्रेशनरी पावर, डिस्क्रेशन हिंदी में बोलते हैं विवेक, विवेक मतलब मेरे अपने चिंतन के ऊपर डिपेंड करता है, विवेक हिंदी में, कि मेरी कॉन्शियंस क्या कहती है, मेरे डिस्क्रेशनरी पावर है टू द सुप्रीम कोर्ट एज इट स्टेट्स दैट द सुप्रीम कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स jurisdiction may pass such decree or make such order as is necessary for doing complete justice in any cause or matter pending before it। 142 यही कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत ही ज्यादा ऐसे डिस्क्रेशनरी पावर हैं कि वो किसी भी डॉक्यूमेंट को उठवा सकते हैं, डॉक्यूमेंट हमारे सामने पेश करो, किसी भी पर्सन को हेबियस कॉर्पस रिट दायर करके उसको अपने सामने पेश करवा सकते हैं, और कंप्लीट जस्टिस करने के लिए इन एनी मैटर पेंडिंग बिफोर इट दे कैन पास एनी ऑर्डर, दे कैन मेक एनी सच ऑर्डर, दे कैन पास एनी सच डिक्री। ये 142 सुप्रीम कोर्ट के ही पास है और ये बहुत ही यूनिक प्रीरोगेटिव है सुप्रीम कोर्ट का, प्रीरोगेटिव। ये सुप्रीम कोर्ट के बेंच के जजेस के ऊपर निर्भर करता है कि क्या वो अपने प्रीरोगेटिव ऑर्डर का, इस अधिकार का उपयोग करते हैं कि नहीं। प्रीरोगेटिव राइट, ये इनका एक अपना खुद का बनाया हुआ नियम है और संविधान में ये चीज मेंशन है।
142 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखो, एप्लीकेशन देखो कैसे कैसे हुआ है. इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ 142, द जनरल फीलिंग, द जनरल पब्लिक एंड द लॉयर्स बोथ लॉर्डेड द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट की बहुत तारीफें हुई थी कि इन्होंने इतने एफर्ट किए हैं टू ब्रिंग कंप्लीट जस्टिस टू वेरियस डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट. ये याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ऐसे अपने विवेक से ऐसे डिसीजन दिए, अपने डिसीजन लिए जो कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए थे, या जो बहुत सारे वंचित वर्ग थे हमारे समाज के, उन लोगों को न्याय दिलवाने के लिए 142 का उपयोग किया. इसके अलावा द क्लेंजिंग ऑफ ताजमहल, ताजमहल में जो मार्बल पे काई लग रही थी, जो मार्बल उसका पीला होता जा रहा था, एंड जस्टिस टू मेनी अंडर ट्रायल्स इज अ रिजल्ट ऑफ द इन्वोकेशन ऑफ दिस आर्टिकल ओनली. तो ऐसे कई मामले में जहां हम देखते हैं कि इन्वोक करती है, इन्वोक करने का मतलब होता है आह्वान करना. तो आह्वान करना, मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है पर आप समझ सकते हो, ठीक है. इस आर्टिकल को इन्वोक किया जाता है, तब सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हमारे पास संविधान ने पावर दी है कि हम कुछ भी कर सकते हैं टू डू कंप्लीट जस्टिस टू वेरियस डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, टू डू कंप्लीट जस्टिस एंड टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट. जैसे फॉर एग्जांपल द क्लेंजिंग ऑफ ताजमहल. क्लेंजिंग ऑफ ताजमहल के लिए हमने आर्टिकल 142 का उपयोग करते हुए देखा था सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के सरकार को फटकार लगाई थी कि अगर आप ताजमहल की सुरक्षा नहीं कर पाओगे तो हम इसको बंद कर देंगे. ये सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल की सुनवाई के दौरान बहुत बार बोला था कि हमें रिपोर्ट दो 5 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर कि आपने क्या कदम लिए और उन कदम का इंपैक्ट क्या हुआ. पर क्या दिखता है, दिस हैज समटाइम्स लेड टू द केसेस ऑफ जुडिशियल ओवररीच. कई बार सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल ओवररीच हो जाती है. तो एक होती है ओवररीच, एक होती है एक्टिविज्म. आप मुझे दोनों के मतलब बताओगे विद एग्जाम्पल, एक्टिविज्म एंड ओवररीच. ओके, ये दोनों चीजें अलग हैं, दोनों चीजें सेम नहीं हैं. और मेरा अंदाजा है कि आप इतने ज्यादा सीख गए हो बातें कि आप इन दोनों के मतलब बताओगे. अगर नहीं पता है तो प्लीज कमेंट में सेक्शन में डाउट में पूछ लेना. आई विल आंसर योर क्वेरीज. नाउ द नेक्स्ट न्यूज दैट वाज इन न्यूज, इंडियाज रैंक फॉल्स इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स. आपने अभी हाल में देखा होगा, एक संस्था है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, रिपोर्टर्स विदाउट फ्रंटियर. तो ये एक पेरिस में बेस्ड संस्था है और ये एक रिपोर्ट जारी करती है जिसका नाम है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स. और इसमें इंडिया की रैंकिंग साल दर साल गिरती गई और इस बार गिर गई. तो इसी के ऊपर ये हमारा न्यूज है. इंडिया रैंकिंग 2023 में आई है 161 आउट ऑफ 180 कंट्रीज. मतलब हमसे नीचे कुल मिला के 19 कंट्रियां और हैं. हम गिरते गए 2022 में हम 150 पे थे, फिर 2023 फिर उसके एक साल पहले हम 142 पे थे, तो 142, 150, आज 161. अब ये आया है वर्ल्ड प्रेस डे के दिन आया था ये रिपोर्ट. तो दिस रिपोर्ट इज रिलीज बाय ग्लोबल मीडिया वॉचडॉग रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स. और अगर फ्रेंच में पढ़ोगे इसको तो रिपोर्टर्स सांस फ्रंटियर है, फ्रंटियर मींस बॉर्डर, फ्रंटियर है फ्रेंच वर्ड है. सो पाकिस्तान का देखो आप, पाकिस्तान हैज फेयर्ड बेटर. पाकिस्तान ने थोड़ा सा ज्यादा अच्छा काम किया है व्हेन इट कम्स टू मीडिया फ्रीडम, एज इट वाज प्लेस्ड एट 150, एन इंप्रूवमेंट फ्रॉम लास्ट ईयर्स 157th. तो पाकिस्तान की रैंक 157 से ऊपर गई 150 और हम आ गए हैं 161 पे. नाउ श्रीलंका का भी देखो, इन्होंने इंप्रूवमेंट किया है, रैंकिंग एट 135. श्रीलंका तो 135 पे आ गई है. मतलब वो कंट्री जो एक सिविल टर्मोइल में है, जो एक ऑलमोस्ट सिविल वॉर की दर्ज पे है कि वहां कुछ भी हो सकता है, वहां पे प्रेस की आजादी एक मायने में हमसे ज्यादा है इस रिपोर्ट के अनुसार. नाउ अब टॉप कंट्रीज देखो, अब नॉर्वे, आयरलैंड, डेनमार्क. तो एक्चुअली जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, अब आयरलैंड तो स्कैंडिनेवियन नहीं है, बट आयरलैंड ब्रिटिश आइल्स का हिस्सा है, ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा है, नॉर्दर्न आयरलैंड. तो आयरलैंड में इंडिविजुअल लिबर्टी, इंडिविजुअल की सॉवरेंटी काफी इंपॉर्टेंट है. वहां पे जर्नलिस्ट का बड़ा अच्छा रोल है, एक्टिविस्ट जर्नलिस्ट होते हैं और बहुत ही कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देते हैं सरकार को. बहुत ही ज्यादा वहां की मीडिया लाउड है, बहुत अच्छा काम कर रही है. सो अब लोएस्ट कंट्रीज देखो आप, वियतनाम, चाइना, नॉर्थ कोरिया. ये हमारी जो कंट्रीज हैं आखिरी में आती हैं.
इनका कुछ बताने की जरूरत भी नहीं है मुझे कि यहाँ पे प्रेस का क्या हाल होता होगा। ठीक है, ये तानाशाही है, ये डिक्टेटरशिप है। ये हमारे इस संस्था के बारे में अभी हम कुछ फैक्ट्स देखेंगे। ठीक है, संस्था कहाँ बेस्ड है, संस्था क्या करती है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव हैं। तो भैया, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स कम्स आउट विद अ ग्लोबल रैंकिंग एवरी ईयर, साल में एक बार आती है और हर साल आती है। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है एंड इसका प्रोक्लेम्ड एम है, प्रोक्लेम्ड मीनिंग खुद ही से बताया हुआ एम है, इज टू डिफेंड एंड प्रमोट मीडिया फ्रीडम। ये मीडिया फ्रीडम बताती है। ठीक है, पेरिस में हेडक्वार्टर है, फ्रांस की राजधानी। इट हैज कॉन्सल्टेटिव स्टेटस विद द यूएन। तो यूएन के साथ इनका ये कंसल्टेंट हैं। तो यूएन बहुत बार इनकी रिपोर्ट्स को, इनके डेटा को मतलब पढ़ता है और इनसे कंसल्ट करवाता है कि शुड वी एक्ट ऑन दिस एंड हाउ डू यू थिंक वी शुड एक्ट ऑन दिस। तो ऐसा नहीं है कि ये संस्था कोई बहुत ही तुच्छ संस्था है, कोई माइनर संस्था है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जो यूएन को कंसल्टेशन दे रही है, दैट मीन्स दैट ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट समथिंग वी शुड इग्नोर। सो अब इसका ऑब्जेक्टिव आप देखो, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस रिपोर्ट का, ये हर साल आती है, is to compare the level of press freedom enjoyed by media in different countries, by journalists and media in 180 countries and their territories in the previous calendar। जो पिछला कैलेंडर जाता है, जो अपना कैलेंडर ईयर जाता है, ये उसमें अपनी एक रिपोर्ट निकाल के पकड़ाते हैं और कहते हैं ये लो देख लो, ये हर कंट्री ने ये हाल किया है। अब इनके कई सारे पैरामीटर्स हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, ये 5-6 पैरामीटर हैं। ये उसके बाद अपना एक रिपोर्ट निकालते हैं, उसके बाद अपना फिर एक इंडेक्स निकालते हैं। तो रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट के बाद इंडेक्स आता है, इंडेक्स में आती है रैंकिंग। फिर इसके बाद और देखो आप कि इनके और ऑब्जेक्टिव क्या क्या करते हैं। ये एडवोकेसी करते हैं मीडिया के अधिकारों के लिए, अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं, अवेयरनेस ये बढ़ावा देते हैं, अवेयर करवाने के लिए बढ़ावा देते हैं, असिस्टेंस और लीगल एड देते हैं टू द प्रेस। ठीक है, सहायता भी करते हैं और कानूनी मदद भी मुहैया कराते हैं। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी का ख्याल करवाते हैं कि भैया मीडिया के फ़ोन, मीडिया के लैपटॉप, मीडिया के मेल्स, मैसेज, चैट, टेक्स्ट सारा प्रोटेक्टेड रहे। क्या क्या क्या, क्या क्योंकि मीडिया के जर्नलिस्ट के ऊपर बहुत बहुत निगाह रखी जाती है, बहुत चीज़ें होती हैं। अब हमारे देश में कैंटोनमेंट्स जो होते हैं, दैट इज मिलिट्री एरियाज इन सिविल डिस्ट्रिक्ट्स या तहसील्स। तो इनके ऊपर एक न्यूज़ आई है। ये न्यूज़ मैं इंपॉर्टेंट मानता हूं क्योंकि हमारे डिफेंस से जुड़ी है, हमारे देश के सिक्योरिटी से जुड़ी हुई है। तो कैंटोनमेंट्स टू मिलिट्री स्टेशंस। अब आपको पता है कि कैंटोनमेंट्स को हिंदी में बोलते हैं छावनी। जो छावनी क्षेत्र होते हैं जहां पे हमारी आर्मी के अपने कैंप लगते हैं, जैसे आगरा कैंटोनमेंट है, मथुरा कैंटोनमेंट है, अपना ग्वालियर है, या पंजाब में है, या बॉर्डर के पास सारे एरियाज हैं। तो ये सारे हमारे मिलिट्री एरियाज होते हैं जो एक शहर में बसते हैं और कई एकड़ की लैंड ऑक्यूपाई करते हैं। वहाँ पे मिलिट्री बेस बनता है, वहाँ पे मिलिट्री के अफसर, उनके अपने सारे सेना के अधिकारी, ये लोग सब वहाँ रहते हैं, अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। इनकी वहाँ ऑफिसर्स मेस होती है, ऑफिसर्स का ऑफिस होता है, इनका ट्रेनिंग ग्राउंड होता है, वहाँ हर चीज़ होती है। तो सरकार ने अब बोला है, हमारी सेंटर सरकार ने, कि इन्होंने एक बहुत बड़ा प्लान सोचा हुआ है। ये क्या करने जा रहे हैं, ये छावनी क्षेत्रों को, कैंटोनमेंट टाउन्स जो जितने भी देश में हैं, हम इनको मिलिट्री स्टेशन बनाएंगे। पहले छावनी वर्ड बोला जाता था, ये ब्रिटिश काल से आता है ये वर्ड। अब इनको मिलिट्री स्टेशन बोलेंगे, जो आजकल का बहुत ही ज़्यादा, जैसे कहते हैं, रेलेवेंट टर्म है, और बहुत ही इस मिलिट्री स्टेशन की रेलेवेंसी ज़्यादा है। ऑल्सो इंडियन आर्मी ने भी कहा है, इज प्लानिंग टू मर्ज सिविलियन एरियाज एट कैंटोनमेंट्स विद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस एंड म्यूनिसिपैलिटीज एंड डेजिग्नेट देम एज मिलिट्री स्टेशंस। तो अब मान लो ये डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट में एक एरिया है, ये हो गया कैंटोनमेंट एरिया। कैंट, आपको याद होगा, ये कैंट बोलते हैं इनको। जहां जहां आपने कई ऐसे स्टेशन देखे होंगे जिनका नाम होता है कैंट स्टेशन आ गया है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये बाकी तो डिस्ट्रिक्ट है हमारा डिस्ट्रिक्ट, अब इन बाकी जगहों को
यहाँ की गवर्नेंस कौन देखती है? अगर ग्रामीण क्षेत्र है तो देखेगी पंचायत, ग्राम सभा। अगर अर्बन क्षेत्र है तो देखेगी हमारी म्यूनिसिपल बॉडी, जो शहरी निकाय जो होती हैं, जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनिसिपल बॉडीज, मेयर जहां बैठते हैं, पार्षद जहां बैठते हैं। तो पर जो कैंटोनमेंट एरिया होता है, जो छावनी क्षेत्र होता है, ये छावनी क्षेत्र केवल मिलिट्री के अंडर होता है। मिलिट्री इस पे देखती है। इवन मिलिट्री पुलिस भी होती है। मिलिट्री पुलिस भी हम आप में से कईयों को पता होगा। और मिलिट्री पुलिस की पुलिसिंग अलग होती है। वो नॉर्मल पुलिस की तरह बिहेव नहीं करते, वो बहुत सख्त होते हैं, ठीक है। और वहां कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हो पाता उनके सामने। तो इस क्षेत्रों को, इन क्षेत्रों को मिलिट्री पुलिस टेक ओवर करती है, लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करवाती है और पेट्रोलिंग करती है, सब कुछ करती है, ठीक है। नाउ अब इसको हम बनाना चाह रहे हैं केंद्र ने और इंडियन आर्मी ने भी बोला है कि कैंटोनमेंट में कई सारे सिविल एरियाज होते हैं। ये सिविल एरियाज होते हैं, यहां पे कई सारे अब अगर रूरल परिवेश के लोग होंगे तो वो अपनी खेती बाड़ी करते होंगे, कोई दुकान चलाता होगा, कोई कुछ करता होगा, तो ये होते हैं सिविल एरियाज। इनको बोलेंगे हम सिविलियन एरिया, कि ये अपना सिविल काम कर रहे हैं, सिविल वर्दी में काम कर, अपना सिविल सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो जो सिविल एरियाज हैं इन कैंटोनमेंट में, हम इन एरियाज को मर्ज करेंगे विद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, ठीक है। ये होने जा रहा है नाउ। और हम इनको बोल देंगे कि ये मिलिट्री स्टेशन है ये पूरा, ओके। तो प्लान इज टू कार्व आउट द मिलिट्री एरियाज इन द कैंटोनमेंट एंड कन्वर्ट देम इनटू एक्सक्लूसिव मिलिट्री स्टेशंस विद द आर्मी एक्सरसाइजिंग एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर देम। क्योंकि हम देख रहे हैं कई बार, जो हमने देखा पठानकोट में, उरी में, जब हमारे मिलिट्री कैंटोनमेंट एरियाज में जब आतंकियों ने घुस के हमला किया और हमने देखा कि हमारे कई जवान शहीद हो गए, तो उसके बाद रिफॉर्म्स की जरूरत है। इन जो बॉर्डर एरियाज है उनके ऊपर ज्यादा कंट्रोल की जरूरत है। और हमने देखा कि जो सिविलियन एरियाज हैं उनके ऊपर मिलिट्री का, आर्मी का एब्सोल्यूट कंट्रोल होना जरूरी है, ताकि वो किसी भी संदिग्ध गतिविधि को एकदम पहले उसको चेक कर सकें, उसको रोक सकें और उसको उनके जो भी उनके मंसूबे हैं आतंकियों के, उनको नेस्तनाबूद कर सके। सो ये इनका एम है। नाउ द सिविलियन एरियाज इन टर्न, सिविल एरिया मैंने आपको बताया, जो लोग साइड में अपने घर रखते हैं, अपने दुकानें चलाते हैं, जहां बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। एक्चुअली जो सिविल एरियाज होते हैं मिलिट्री स्टेशंस में, मिलिट्री कैंट में, छावनियों में, वहां बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है लोगों को, आर्मी को तो नहीं आती। सो जो सिविल एरियाज हैं वो मर्ज हो जाएंगे विद द लोकल म्यूनिसिपैलिटीज। जो भी लोकल वहां शहरी अर्बन निकाय है, शहरी बॉडी है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो या जैसे एमसीडी होता है, जैसे कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, तो उनके साथ उनको जोड़ दिया जाएगा जो अब तक कैंट छावनी क्षेत्र में आते थे, सो एज टू प्रोवाइड देम विद द बेनिफिट्स ऑफ वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स। क्योंकि वहां बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स पहुंचती नहीं है, वह आर्मी का कंट्रोल है अपना। आर्मी नहीं आने देती है, कभी भी कोई अलग से रोड नहीं बनेगी, कोई नया बिल्डिंग नहीं खड़ी होगी, ऐसी बहुत बातें होती हैं, तो वो चीज नहीं होने देते हैं। नाउ पहला कैंटोनमेंट टू बी रीनेम्ड एज अ मिलिट्री स्टेशन इज योल इन हिमाचल प्रदेश। ये याद रखना। अब आपको हिमाचल प्रदेश में योल छावनी की ज्योग्राफी पता होनी चाहिए, उसका टोपोग्राफी पता होना चाहिए। वहां पे अगर कोई लेटेस्ट कोई घटना हुई हो उसके अराउंड, योल के अराउंड, किस नदी के आसपास है, कौन सी पहाड़ी, कौन सी रेंज में आता है, भैया पढ़ लेना। नाउ सारे कैंटोनमेंट क्षेत्रों को हम मिलिट्री स्टेशन नहीं बना रहे हैं, एज सम आर्मी एंड सिविलियन पॉकेट्स आर इंटरट्वाइंड। क्योंकि कई बार ऐसा हो रहा है, हम देख रहे हैं कि मान लो अगर कोई ऐसा क्षेत्र है और यहां जाने, और अगर कोई ये क्षेत्र है जिसमें एक तरफ मान लो पहाड़ है, ठीक है, अब यहां पे आप जा नहीं सकते, यहां पे बह रही है हमारी नदी, तो कई बार इधर से इधर जाने के लिए एक कोई रोड गुजरती है, ठीक है, ये रोड आ गई। अब इस रोड को जाने के लिए छावनी क्षेत्र से गुजरना पड़ेगा। तो सारे कैंटोनमेंट एरियाज को हम कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, पर हो सकता है कि कुछ जो एरियाज हों जो इंटरट्वाइंड हो, सिविल एरियाज, कैंटोनमेंट एरियाज जो इंटरट्वाइंड हो, मतलब आपस में गुत्थम गुत्था हो, मर्ज हो रखे हो, तो भैया सारे छावनी क्षेत्रों को मिलिट्री स्टेशन बनाने का तुक नहीं है, पर जितना हो सकता है, जितना होगा हम करेंगे। द कैंटोनमेंट्स इन नजीराबाद एंड सिकंदराबाद आर सेट टू श्रिंक नेक्स्ट। ये छोटे हो जाएंगे, ठीक है, ये होंगे नजीराबाद, सिकंदराबाद। नाउ अब इनके बारे में आप देखो, ये कुछ डेटा है। तो देश में 62 कैंटोनमेंट है, समझ में आई बात। डिफेंस मिनिस्ट्री सबसे बड़ी इंडिया टॉप लैंड ओनर है
विद 17.9 लाख एकड़, 17.9 लाख एकड़ अंडर इट्स कंट्रोल। बहुत बड़ा देश का लैंड मास, सबसे बड़ा जो इंडिया का टॉप लैंड ओनर है हमारी सरकार है, डिफेंस मंत्रालय है, क्योंकि इनके पास कई सारे छावनी क्षेत्र हैं, कई सारे बेस हैं, कई सब कुछ है इनके पास। तो 62 कैंट्स कवर ओवर 1.6 लाख एकड़। इन 62 कैंट 1.6 लाख एकड़ में आते हैं ये सारे के सारे, और जहां पे पॉपुलेशन है 50 लाख मिलिट्री एंड सिविलियन पीपल की, इन छावनी क्षेत्रों में 50 लाख लोग यहां रह रहे हैं। नाउ ये ब्रिटिश ने एस्टैब्लिश किया था पहला कैंटोनमेंट एट बैरकपुर, बैरकपुर, ठीक है, वो बोलेंगे बैरकपुर बोलेंगे, जैसे कौनपुर बोलते थे उसको हम कानपुर बोलने लगे, तो ये इनके वर्ड थे, ठीक है। 56 कैंटोनमेंट थे 1947 में जब आजाद हुए, फिर उसके बाद और बड़े 6 हमने बढ़ा दिए। 6 बढ़ाया गया क्योंकि हमने देखा कि हमारे 3-4 वॉर तो हम लड़ चुके हैं, इतने ज्यादा हमारे दोनों तरफ नेबर हैं जो इतने ज्यादा पीसफुल हैं, तो इनको कंट्रोल करने के लिए हमें और ज्यादा छावनी चाहिए, वो हमने बनाया था। बीइंग अजमेर इन 1962 में हमने बनाया था। नाउ कैंट्स गवर्नमेंट्स कैंट्स आर गवर्न्ड बाय सेंट्रल कैंटोनमेंट एक्ट। सेंटर का एक पार्लियामेंट का एक कानून है सीसीए, सेंट्रल कैंटोनमेंट एक्ट, विदाउट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ म्युनिसिपल बॉडीज। इसमें शहरी निकायों का कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं होता है, कोई उनकी नहीं चलती है। अब क्या है ये, क्यों है ये? कैंटोनमेंट टाउन्स रिफ्लेक्ट द आर्काइक कॉलोनियल लेगेसी ऑफ इंडिया। ब्रिटिश का ही बनाया हुआ था। ब्रिटिश क्या करते थे, कोई भी जो ऐसा नया क्षेत्र है जहां से कोई अच्छी रोड जा रही हो, जहां से कनेक्टिविटी हो नॉर्थ के लिए, जहां से कनेक्टिविटी हो किसी सी के लिए, जहां पे आर्मी की पोजीशनिंग बहुत ही एडवांटेजियस हो, आर्मी की पोजीशनिंग जहां पे पोजीशन अगर एडवांटेजियस हो, इज एडवांटेजियस मतलब अगर आर्मी को वहां रखने से कोई फायदा हो रहा होगा तो आर्मी वहां रहेगी, अपनी छावनी बनाएगी, फिर उस जगह को हम बोलेंगे कि भैया ये बहुत ही अच्छी जगह है, एडवांटेजियस पोजीशन है, यहां से हमारी आर्मी की स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो भैया वो कैंटोनमेंट क्षेत्र कहलाएगा। वहां पे ब्रिटिश की आर्मी रहती थी और वही हमारे कॉलोनियल लेगेसी में अभी तक हम कैंटोनमेंट टाउन्स आज भी चलाते हैं। मिलिट्री के कई सारे जो रूल्स हैं, मिलिट्री के कई सारे जो कस्टम्स हैं, वो ब्रिटिश लेगेसी ही हैं। नाउ कैंटोनमेंट्स हैव वेरी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन रेस्ट्रिक्शन ऑन कंस्ट्रक्शन, रोड यूज एंड कॉमन एरिया ऑक्यूपेशन, कॉजिंग टेंशन बिटवीन सिविलियंस एंड द मिलिट्री। कई बार ऐसा होता है, जैसे बहुत बार लोग गुजरते हैं, बहुत बार टूरिस्ट जाते हैं, जब अगर किसी अच्छे पहाड़ी क्षेत्र से गुजर रहे हैं, पता चला वहां पे तो कैंटोनमेंट है, वहां जा ही नहीं सकते, घूम के जाओ। अब घूम के जाने के लिए पूरे वैली के उस पार से जाओ, यहां से जाओ, बहुत लंबा चौड़ा काम होता है। सिविलियंस फेस चैलेंजेस इन ऑब्टेनिंग होम लोन्स। होम लोन नहीं मिलते हैं क्योंकि कैंटोनमेंट एरिया में आप ऊंची बिल्डिंग नहीं बना सकते हो, या कैंटोनमेंट एरियाज में अगर आपको अपने घर खरीदना है या आपको घर में कोई रेनोवेशन करवाना है, कुछ भी करवाना है, बहुत सारी परमिशन लेनी पड़ती है, बहुत सारे वहाँ हेडेक हैं इन होम लोन्स एंड एक्सेसिंग गवर्नमेंट स्कीम्स। कई सारी वहाँ पे गैस की लाइन नहीं जाती है, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सरकार की जो पहुँच नहीं पाती हैं वो नीतियाँ। सो इवन बेसिक रेनोवेशंस रिक्वायर मल्टीपल परमिशंस। हो सकता है आप ऊपर छत पे से बैठ के हमारी मिलिट्री के आवागमन मॉनिटर करो, तो हम नहीं होने देंगे। ये बातें बिल्कुल सही भी हैं और हमारी मिलिट्री इसको परमिशन बहुत रेयरली देती है, बहुत बैकग्राउंड चेक करके, बहुत सब कुछ देख के। सो व्हेन कैंटोनमेंट टाउन्स आर कन्वर्टेड टू मिलिट्री स्टेशंस, जब ये मिलिट्री स्टेशन बन जाएंगे, ठीक है, तब द कॉमन एरिया, जो कॉमन लोग होंगे, दे विल गेट बेटर एक्सेस टू द स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स विच विल ऑटोमेटिकली प्रोपेल डेवलपमेंट इन द रीजन। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है कि जब इन छावनी क्षेत्रों को मिलिट्री स्टेशन घोषित कर देंगे, तब जो सिविल एरिया होगा, हम उसमें उन सिविल लोगों को कई सारी राज्य सरकार की स्कीम्स का फायदा मिल पाएगा और इससे वहां उन क्षेत्रों का विकास हो पाएगा। वही क्षेत्र जो मैंने आपको बताया था, जो अर्बन डिस्ट्रिक्ट और छावनी क्षेत्र के बॉर्डर पे जो रह रहे हैं, जहां पे सिविल एरियाज हैं, ये हमारी सिक्योरिटी को भी स्ट्रेंथ करेगा, ये हमारा लैंड यूज को भी सिंप्लीफाई कर देगा, लैंड मैनेजमेंट को, एंड एंक्रोचमेंट रोकेगा, अतिक्रमण रोकेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिर लैंड प्लानिंग अच्छी हो पाएगी, यहाँ पे फिर अच्छे जिसे कहते हैं हाउसिंग प्रोजेक्ट बन सकते हैं, या जैसे कहते हैं अच्छे ज्यादा अर्बन रूरल डेवलपमेंट हो पाएगा। सो ये सब था। एनी प्रोक्लेम्ड एरिया, आप सुन लो आप, एनी प्रोक्लेम्ड एरिया अंडर द कैंटोनमेंट्स एक्ट 2006, अगर कोई भी कैंटोनमेंट एक्ट 2006 के अंदर कोई एरिया को हमने प्रोक्लेम कर दिया कि ये एरिया इज गवर्नड एंड कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड म्युनिसिपल सर्विस
फॉर सिविलियंस लिविंग इन द एरिया। बस ठीक बात है, हम कर सकते हैं उस एरिया को। फिर वहां पे हमारी सरकार उसको गवर्न करेगी, कंट्रोल करेगी, और सिविलियंस के लिए वो प्रोवाइड करेगी म्यूनिसिपल सर्विसेज। सिविलियंस ही वो सरकार को करना पड़ेगा। नाउ कैंटोनमेंट बोर्ड्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 4 कैटेगरीज। 4 कैटेगरी हैं और पॉपुलेशन के बेसिस पे हैं ये। कैसे? मोर देन 50,000, 10,000 से 50,000, तीसरा 2.5 से 10,000, और 2,500 से कम जनसंख्या अगर जहां जहां होगी। तो जो ट्राइबल एरियाज होंगे, पहाड़ी क्षेत्र होंगे, वहां पे जनरली ये आर्गुमेंट होगा। जो प्लेन एरियाज होंगे या जो बॉर्डर के पास के एरियाज होंगे, जो बहुत फर्टाइल लैंड के, बहुत जिसे कहते हैं जहां पे घनी आबादी है, तो वहां पे कैटेगरी 1 होगी, ये होगी। नाउ एक और बात देखो, कैंटोनमेंट बोर्ड्स इज एन अथॉरिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अगर आपको याद हो, मैंने आपको 74th अमेंडमेंट जब पढ़ाया था, तो मैंने आपको उस समय कैंटोनमेंट बोर्ड के बारे में बताया था कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस का अधिकार नहीं होता है कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर, नहीं होता है। नाउ कैंटोनमेंट बोर्ड क्या होता है? इसमें 8 लोग होते हैं। 3 तो होते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। एक्स ऑफिशियो मीनिंग बाय द वर्च्यू ऑफ देयर ऑफिस, कि क्योंकि वो उस गद्दी पे बैठे हैं इसलिए वो इस बॉडी का हिस्सा है। तो 3 नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द आर्मी, जैसे गैरिसन इंजीनियर होगा, जो इंजीनियर जो बहुत अच्छे बहुत हाई ऑफिसर होंगे, इंजीनियर्स आर्म ऑफ द मिलिट्री के, तो क्योंकि उनको आइडिया होगा सिविल इंजीनियरिंग का, उनको आइडिया होगा मैकेनिकल इंजीनियर का, उनको आइडिया होगा बहुत इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। सो दूसरे होंगे स्टेशन कमांडर, जो उस स्टेशन के कमांडर होंगे, जो कमांड कर रहे हैं उस पूरी टुकड़ी को। एंड सीनियर एग्जीक्यूटिव मेडिकल ऑफिसर, इनका होना जरूरी है। मेडिकल एस्पेक्ट बहुत जरूरी है कैंटोनमेंट बोर्ड में। क्या पता हमें हॉस्पिटल कहीं खोलना हो, क्या पता हमें आर्मी के हॉस्पिटल को किसी भी दिन हमें यूटिलाइज करना पड़े किसी कोविड जैसी महामारी के दौरान, या उल्टा भी हो सकता है, कोई सिविल हॉस्पिटल होगा, उसको हमें यूज करना पड़ेगा फॉर मिलिट्री, तो हमारा एक मेडिकल ऑफिसर उसमें होगा। एंड 1 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जो जिले के जिलाधिकारी होंगे, उनका भी एक प्रतिनिधि इसमें होगा कैंटोनमेंट बोर्ड में। वो जिले के जिलाधिकारी ही उसका नामांकन करेंगे कि साहब मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है ये बहुत अच्छा है और ये काम जानता है, इसको आप कैंटोनमेंट बोर्ड में बिठाओ, तब उनको हम बिठाएंगे। नाउ कैंटोनमेंट्स आर सिविलियन एरियाज दैट आर अंडर द कंट्रोल ऑफ मिलिट्री, मैंने आपको बताया था, एंड दे यूजुअली हैव अ सिविलियन पॉपुलेशन लिविंग इन देम एज वेल। होता ही है, मैंने आपको बताया था, वहां कई सारे बॉर्डर पे ऐसे घर होते हैं, ऐसी दुकानें होती हैं, ऐसे प्लॉट होते हैं, ऐसे खेत होते हैं जहां पे सिविल लोगों का आवागमन होता है, पर वो बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं कंड्यूसिव नहीं होता है, वहां बहुत ज्यादा रुकावटें आ जाती हैं। नाउ मिलिट्री स्टेशंस ऑन द अदर हैंड आर प्योरली मिलिट्री एरियाज वेयर ओनली मिलिट्री पर्सनल एंड देयर फैमिलीज रिसाइड। ठीक है, ठीक बात है, मैंने आपको बताया था, बॉर्डर का एरिया हट जाएगा, वो सिविल में आ जाएगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आ जाएगा, जो अंदर का छावनी क्षेत्र कहलाएगा वो बना रहेगा एज मिलिट्री स्टेशन, और वहीं पे मिलिट्री पर्सनल रहेंगे, उनकी फैमिलीज रहेंगी, उनके ऑफिसेज वहीं होंगे। ये थी हमारे देश में ये सारे मिलिट्री छावनी क्षेत्र हैं। तो एक बार आप इस पे देख लेना, हो सकता है आपको वीडियो में नजर ना आ रहा हो, डलहौजी है, ठीक है, ये सारे नाम हैं। तो इसके बाद अगला हो एमसीसी, क्योंकि कर्नाटका में इलेक्शन है, आपको याद होगा कर्नाटका इलेक्शन आ चुके हैं, कर्नाटका इलेक्शन 10th मई, ठीक है, ऑलमोस्ट परसों इलेक्शन है। सो एमसीसी पढ़ो इस बार, एमसीसी क्योंकि अब न्यूज में आ चुकी है। एमसीसी क्या होती है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसे कहते हैं हिंदी में आचार संहिता। आचार संहिता या सही है ना? नहीं, पीछे आएगा, यहां आएगा। आई एम सॉरी, मेरी हिंदी बहुत बेस्ट नहीं है, सो आपको ये दिख तो जाएगा ही, है ना? मैं मान के चल रहा हूँ, दिख जाना चाहिए। ये है एनीवे। सो एमसीसी लागू हो चुकी है कर्नाटका में, क्योंकि कर्नाटका में इलेक्शन है, और जो भारतीय निर्वाचन आयोग है इसने इम्पोज कर दिया है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन द कर्नाटका स्टेट इन द वेक ऑफ द अपकमिंग कर्नाटका इलेक्शंस। कर्नाटका में इलेक्शन आ चुके हैं। मेनी पार्टीज हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन अ स्पैट मीनिंग वर्बल फाइट, मीनिंग वर्बल आर्ग्यूमेंट्स, एक दूसरे पे लांछन लगाना, एक दूसरे पे आरोप लगाना, सब बातें, विद द अदर्स फॉर द वायलेशन ऑफ द एमसीसी।
हर कोई दूसरे से कह रहा है कि देखो इन्होंने एमसीसी का उल्लंघन किया है, ये किया है, वो किया है। तो ये निर्वाचन आयोग का एक एमसीसी का हमने एक पिक्चर लगा रखी है, इसको आप देखो। नाउ एमसीसी एक गाइडलाइंस का सेट है, इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस issued by the ECI, issued by the Election Commission of India to regulate political parties and candidates prior to elections. इन इलेक्शन पार्टीज को, इनके जो कैंडिडेट्स होते हैं, इनको रेगुलेट करने के लिए कि भैया कुछ भी ना बोल दें, कुछ भी ना कर दें, कुछ भी खर्चा ना कर दें, ऐसा ना कर दें कि वोटर को बहका लें, तो उसके लिए एक एमसीसी, एक आचार संहिता लागू हो जाती है और यही रेगुलेट करती है। पर ये एक सेट ऑफ गाइडलाइंस है। नाउ ये इलेक्शन कमीशन को हेल्प करती है इन कीपिंग विद द मैंडेट इट हैज बीन गिवन। जो इलेक्शन कमीशन को जो अधिकार मिला है अंडर आर्टिकल 324 संविधान का जो 324वां आर्टिकल है 324, विच गिव्स इट द पावर टू सुपरवाइज एंड कंट्रोल कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स एंड अदर बॉडीज। क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है देयर शैल बी एन इलेक्शन कमीशन। अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर जिम्मेदारी है आर्टिकल 324 के तहत, अनुच्छेद 324 के तहत, कि भैया देश में फ्री और फेयर इलेक्शन करवाने का जिम्मेदारी को, इलेक्शन को कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी, सुपरविजन करने की जिम्मेदारी ईसीआई की है। अब ईसीआई के लिए ये हेल्प है, जो एमसीसी है वो ईसीआई की हेल्प है एक। तो एमसीसी इज ऑपरेशनल फ्रॉम द डेट ऑन विच द इलेक्शन शेड्यूल इज प्रोक्लेम्ड, इज अनाउंस्ड। जब भी, जिस दिन इलेक्शन कमीशन बोल देगा कि फलाने दिन से फलाने दिन को इलेक्शन है, तो जिस दिन से उन्होंने बोला है, आज ये बात बोली, उस दिन से एमसीसी लागू हो चुकी है अंटिल द डेट ऑफ द रिजल्ट अनाउंसमेंट। जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, इलेक्शन जब तक कंप्लीट नहीं हो जाते, तब तक एमसीसी लागू रहेगी। एमसीसी का ओरिजिन देखो आप, एमसीसी ओरिजिन कैन बी ट्रेस बैक टू द असेंबली इलेक्शंस ऑफ केरला। केरला में हुए थे और केरला में स्टेट प्रशासन ने, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने 1960 में पहली बार एक प्रिपेयर किया था, एक कोड ऑफ कंडक्ट, एक कोड ऑफ कंडक्ट कि आपका आचार व्यवहार कैसा होगा, ठीक है, जब इलेक्शन होंगे, फॉर पॉलिटिकल एक्टर्स। कई नेता थे, कई अपने टाइप की बातें करते थे, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें करते थे, तो भैया इन लोगों को हमने 1960 में देखा, केरला के राज्य प्रशासन ने पहली बार एक कोड ऑफ कंडक्ट दिया। अब ये तो बड़ी अच्छी चीज निकली। तो सब्सिक्वेंटली लोकसभा के इलेक्शन में जो 62 में हुए, उसमें ईसीआई ने वही सर्कुलेशन कर दिया, सर्कुलेटेड द कोड टू ऑल रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड वाज फॉलोड वाइडली। 62 के इलेक्शन में लोगों ने उसको फॉलो भी किया। उसको ये भी देखा कि सब उस समय के 62 के समय में जो हमारे नेता थे, वो नेता नहीं थे, वो थे महानायक। तो इन, जिन्हें हम कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में स्टेट्समैन, ये लोग कभी भी ऐसी ओछी बातें नहीं करते थे। आप सोच रहे हो, वाजपेयी जी, बाबू जगजीवन राम जी और कांशीराम जी, ये लोग ऐसे बड़े बड़े लोग थे। इन लोगों ने कभी भी एक दूसरे पे ऐसे गंदे आरोप नहीं लगाए, कभी भी ओछी बातें नहीं करी, कभी भी बिलो द बेल्ट कभी किसी को बोला नहीं, खराब बात नहीं बोली। स्टेट्समैन थे यार ये लोग, नायक नहीं थे, महानायक थे। तो इन लोगों ने फॉलो भी किया जो भी ईसीआई ने उस समय एमसीसी बोल दी कि साहब ये मान लेना इस बात को, ऐसे मत करना। उन्होंने कहा बिल्कुल मानेंगे, बहुत अच्छी बात कह रहे हो, सारे के सारे इलेक्शन कराएंगे और अच्छे से कराएंगे। नाउ इट वॉज इन 91 में, जब आफ्टर रिपीटेड फ्लाउटिंग ऑफ द इलेक्शन नॉर्म्स, इलेक्शन रूल से होते हैं, उनका मजाक उड़ा रहा है, धज्जियां उड़ा रहे हैं उनकी, कुछ भी ऐसी बातें कह रहे हैं एक दूसरे को, कुछ भी लांछन लगा रहे हैं, और पैसा बट रहा है और अल्कोहल बट रहा है और सब हो रहा है इलेक्शन में, जो नहीं, सब कुछ नहीं होना चाहिए वो सब हो गया। तो अब ये हुआ क्योंकि एक नई लेटर ब्रीड ऑफ पॉलिटिशियंस आ चुकी है इसमें, पॉलिटिक्स में, और क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो चुका था, पॉलिटिक्स में अपराधीकरण आ चुका था। तो 91 में इतने ज्यादा ऐसे नॉर्म्स आए, इतने ज्यादा ऐसे उन्होंने सब उल्टे सीधे काम किए, एंड कंटिन्यूड करप्शन, द ईसीआई डिसाइडेड टू एनफोर्स द एमसीसी मोर स्ट्रिक्टली। कमीशन ने बोला कि अब ज्यादा हो गया यार, हमारा मतलब कोई वजूद ही नहीं है, कोई हमारी बात ही नहीं मान रहा है। तब एमसीआई को बोला गया कि ईसीआई ने बोला कि अब हम एमसीसी को लागू करवाएंगे स्ट्रिक्टली। अब जो इसकी अवमानना करेगा वो फिर पनिशमेंट भी खाएगा। तो आप इलेक्टोरल साइकिल देखो, एक पहला होता है प्री इलेक्टोरल पीरियड, फिर आएगा इलेक्टोरल पीरियड, फिर आएगा पोस्ट इलेक्टोरल पीरियड। अब इसमें कई सारी चीजें हैं, प्लानिंग होगी कैसी, ट्रेनिंग होगी कैसी, इन्फॉर्मेशन कैसे जाएगी, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, फिर नॉमिनेशन नामांकन होगा, फिर कैंपेन चलेगा, फिर वोटिंग होगी, फिर रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट के बाद रिव्यू होगा, फिर रिफॉर्म के लिए सोचेंगे क्या करना चाहिए, स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए अगले इलेक्शन के लिए। तो ये सारे हमारे इलेक्शन कमीशन का व्हाट द पॉलिटिकल पार्टीज एंड द कैंडिडेट्स कैन और कैन नॉट डू
इसमें हमारा सब आता है। तो ये तो कर सकते हैं, वो चीज नहीं कर सकते हैं। नाउ अब इसका आप एक क्रिटिसिज्म देखो एमसीसी का, द क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द अदर पार्टीज शुड नॉट बी बिलो द बेल्ट। जब भी हम किसी से बिलो द बेल्ट वर्ड का मतलब, फ्रेज का मतलब होता है कि किसी को बेल्ट से नीचे आप नहीं मारोगे। मतलब एमएमए या जो बॉक्सिंग होती है या जो रेसलिंग जो फाइट होती है, तो उसमें हम किसी को भी बेल्ट से नीचे नहीं मारते हैं, ठीक है। हम अगर किसी को मारेंगे, जो एमसीसी जो एमएमए के मिक्स मार्शल आर्ट्स के जो रूल्स होते हैं रेसलिंग के, कि आप छाती पे मारोगे, सीने पे मारोगे, मुंह पे मारोगे, किसी को ऐसा कोई बेल्ट के नीचे ऐसा घुटना नहीं मारोगे कि वो चीज़ वो खराब बात है। तो किसी का भी क्रिटिसिज्म, किसी का भी किसी और आदमी का या पॉलिटिकल पार्टी का क्रिटिसिज्म शुड नॉट बी बिलो द बेल्ट। दूसरी चीज, मस्ट नॉट यूज कास्टिस्ट और रेसिस्ट स्लर्स। कोई भी जातीय टिप्पणी नहीं होगी, ठीक है, कोई भी रंग भेद वाली बात नहीं होगी। नाउ द डिटेल्स अबाउट कैंपेनिंग एंड रैलीज मस्ट बी इन्फॉर्म टू द पुलिस बिफोर हैंड। उनको बता देना, नहीं तो पता नहीं आप रैली निकाल दो, आप कुछ भी करा दो, वहां मारपीट हो जाए, स्टैम्पीड हो जाए, भगदड़ हो जाए, कुछ भी हो सकता है। बर्निंग और शेमिंग ऑफ एफिजीज इज नॉट अलाउड। पुतला जलाना, पुतला फूकना, या पुतले को हमने देखा है कई लोगों ने चप्पलों से पीटा है, सब कुछ किया है, वो सब नहीं करना चाहिए। पोलिंग बूथ जहां वोट डलते हैं विल अलाउ पार्टी वर्कर्स विद अ वैलिड आईडीज एंड आइडेंटिटी स्लिप्स। जिनके पास आइडेंटिटी होगी, पहचान पत्र होगा, उनको पोलिंग बूथ में अंदर आने की अनुमति होगी। पोलिंग पार्टी वर्करों को, ये बात हो रही है। ऑब्जर्वर्स जो इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करता है, अपॉइंटेड बाय द ईसीआई टू एंश्योर अ फेयर एंड स्मूथ इलेक्शन इज हेल्ड। कुछ ऑब्जर्वर बनाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो ऑब्जर्व करता है इलेक्शन कैसे हो रहा है जिले में, ठीक है। फिर आप ये देखो, मिनिस्टर्स मस्ट नॉट कंबाइन ऑफिशियल विजिट्स विद द इलेक्शन वर्क और यूज ऑफिशियल मशीनरी फॉर द सेम। मंत्री जी कई बार अपनी कोई राज्य की रैली ऐसे नहीं करनी चाहिए कि वो वहां के इलेक्शन काम के साथ कंबाइन हो रही हो। ऐसा ना लगे कि आप पब्लिक का पैसा ऑफिशियल कैपेसिटी में आप इलेक्शन में कैंपेन करने जा रहे हो, ठीक है। द पार्टी मस्ट अवॉइड एडवर्टाइजिंग एट द कॉस्ट ऑफ पब्लिक एक्सचेकर। जनता का टैक्स के पैसे को आप यूज नहीं करोगे टू अवॉइड एडवर्टाइजिंग, आप एडवर्टाइज नहीं करोगे हमारे पैसे से। और यूजिंग ऑफिशियल मास मीडिया फॉर पब्लिसिटी ऑन अचीवमेंट्स टू इंप्रूव देयर चांस ऑफ विक्ट्री इन द इलेक्शन। कोई भी सरकारी जो मास मीडिया का जो ऑफिशियल चैनल है, मान लो दूरदर्शन होगा, मान लो कोई भी होगा, उसको आप यूज नहीं करोगे, पार्टी यूज नहीं करेगी जो सत्ता में है, टू इंप्रूव देयर चांस ऑफ विक्ट्री। The election manifesto should not contain anything against the ideals of principles enshrined in the संविधान। संविधान में जो हमारे आइडियल्स हैं, आप उसके अलग जाके आप नहीं कुछ ऐसी बात लिखोगे। The regulation of opinion polls and exit polls during the period notified by the ECI। ये हाल में चीजें ऐड हुई हैं कि जो एग्जिट पोल होते हैं, ओपिनियन पोल होते हैं, जो मीडिया वाले पहुंच जाते हैं ना तुरंत एकदम, वोटर कोई भी वोटरों को रोक के भाई साहब बताओ किसकी सरकार आएगी, आपको क्या लगता है, तो उन सबको रेगुलेट किया गया है कि इससे कोई धारणा नहीं बन जाए, इससे लोगों की मेंटालिटी इंप्रेस ना हो जाए। प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टीजमेंट इन प्रिंट मीडिया ऑन पोलिंग डे, जिस दिन वोट होगा, एंड 1 day बिफोर एंड 1 day प्रायर टू इट, अनलेस द कंटेंट्स आर प्री सर्टिफाइड बाय स्क्रीनिंग अथॉरिटी। स्क्रीनिंग कमिटी, कोई स्क्रीनिंग कमिटी हो सकती है इलेक्शन कमीशन की, जो ये देख ले कि ये क्या प्रचार करने जा रहे हैं, और इलेक्शन के दिन, इलेक्शन से एक दिन पहले आप कोई भी प्रिंट मीडिया में ऐसा कोई विज्ञापन नहीं दोगे। Restriction on government advertisements featuring political functionaries during the election period। जो भी राजनीतिक फंक्शनरीज हैं, आप उनका उपयोग नहीं करोगे इन द इलेक्शन एडवर्टीजमेंट। रेस्ट्रिक्शन ऑन गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट, सरकारी विज्ञापनों में उनका यूज नहीं होगा। अब इसका मुझे आप एमसीसी का लीगल एस्पेक्ट जान के रखो। एमसीसी डज नॉट हैव एनी स्टैट्यूटरी बैकिंग, मतलब कोई संविधान में या कोई एक्ट में कोई इसके पास ऐसी फोर्स ऑफ लॉ नहीं है, ठीक है। ये फोर्स ऑफ लॉ के साथ नहीं बोल सकती कोई बात। अभी जो बोलेगी वो विवेक के लिए बोलेगी, आदमी को अपनी चेतना जगाने के लिए बोलेगी। सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द एमसीसी में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं कोड में, तो इन सारे एमसीसी के अगर किसी प्रोविजन को अगर एनफोर्स करवाना भी है तो हम उसको एनफोर्स कराते हैं बाय कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोविजंस इन द अदर स्टैट्यूट सच एज आईपीसी, सीआरपीसी या आरपीए 1951। कोई इंपॉर्टेंट अगर ऐसा कोई एस्पेक्ट है, कोई प्रोविजन है जिसको हमें एनफोर्स करवाना है, तो भैया हम उसको इन तरीके के थ्रू करवा सकते हैं अगर करवाना होगा तो। नाउ 2013 में जो स्टैंडिंग कमिटी है ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस लॉ एंड जस्टिस, इन्होंने रिकमेंड किया था
कि भैया एमसीसी को लीगली बाइंडिंग कर दो और इसको ऐड कर दो इन द आरपीए 1951। आरपीए इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल, जनता का प्रतिनिधि एक्ट 1951। ये बोल रहे थे भैया इसको एक्ट में शामिल कर दो एमसीसी को, ये चीज लीगली बाइंडिंग नहीं है। सो विद दैट हमारा क्रिटिसिज्म देखो आप, इट हैज बीन इनइफेक्टिव अगेंस्ट कर्बिंग मैल प्रैक्टिस। जो मैल प्रैक्टिस होती है, जो कोई गलत चीज होती है, गलत प्रैक्टिस होती है, वो उसको रोक नहीं पाती एमसीसी। लोग करते रहते हैं, एमसीसी कुछ भी कहती रहती है, इलेक्शन कमीशन कुछ भी कहता रहता है, कोई मानता ही नहीं। सो इट हैज बीन क्रिटिसाइज एज इट इज नॉट लीगली बाइंडिंग। इसको लीगल फोर्स की ताकत नहीं मिली हुई है। इट इंटरफियर्स विद द गवर्नेंस प्रोसेस इन द स्टिपुलेटेड टाइम। कई बार सरकारी गतिविधियों में इसका इंटरफेरेंस हो जाता है इसकी वजह से। सो लोगों को पता ही नहीं है। दूसरी बात, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड कंप्लायंस। ना पता है ना मानेंगे, कोई मानता ही नहीं है। देश में हमारे लोग मानते कितना है। सो विद दैट वी कम टू दिस वीक्स पॉलिटी का करंट अफेयर एंड आई होप कि आपको ये टॉपिक्स याद रहेंगे, आपने नोट्स बनाए होंगे और रिवीजन करना। प्री में तो नहीं, पर मुझे उम्मीद है कि मेंस में इन चीज़ों से सवाल आएगा। सो टिल देन यू स्टे सेफ, यू स्टे हैप्पी एंड यू कीप स्टडिंग एंड डू गुड लक।